हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं वैकल्पिक विवाद निवारण। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ये हमारा एडीआर का फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको हिंदी में एडीआर या आर्बिट्रेशन के पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में जो पॉइंट्स हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसका बैकग्राउंड। फिर हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे कि वैकल्पिक विवाद निवारण जो भी पूरा सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसके क्या फ़ायदे हैं। साथ ही इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एडीआर के ऑब्जेक्ट हैं वो हम समझेंगे एक एक करके। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एडीआर सिस्टम यानी वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के कौन कौन से वो टाइप्स हैं जो हम इसके अंदर देखते हैं या हम पढ़ेंगे आगे भी। तो वीडियो में आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट तक बने रहिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एलएलबी के एग्ज़ाम्स में भी आता है और भी जो लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है उसमें भी आपका आर्बिट्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो आता है। तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हमें जो है ना इसको बिल्कुल बेसिक से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की कि एडीआर का मतलब क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एडीआर कहते हैं, और अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये क्या सिस्टम है, इसमें क्या होता है, किस तरीके का प्रोसीजर अपनाया जाता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस सिस्टम की कि वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली, इसका सिंपली मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना। देखो, जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो वो क्या करते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, केस फाइल करते हैं। वहाँ पर कोर्ट क्या करता है, एक लंबा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और उसके बाद फाइनली जजमेंट आता है। इस पूरे प्रोसेस में टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा मतलब पैसा भी लगता है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो तो वो कोर्ट के बाहर भी मतलब उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इसको नाम दिया गया है वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली। मतलब विवादों को निपटाने का एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पे सिस्टम है, एक अलग से वैकल्पिक तरीका दिया गया है। और उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आर्बिट्रेशन के थ्रू निपटाया जा सकता है, मीडिएशन हो सकता है, कंसिलिएशन हो सकता है, जुडिशियल सेटलमेंट है, या फिर लोक अदालतें। तो वो सब चीज़ें भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम यानी एक ऐसा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम बताता है जो किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे ये सॉल्व कराता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा तो कोर्ट भी करती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रोसीजर फॉलो होता है, पहले केस फाइल होता है, फिर प्रोसीजर फॉलो होकर फिर जजमेंट आता है। तो यहाँ पर कोर्ट में देखो क्या होता है, केस फाइल होता है, फिर उसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन एडीआर सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोर्ट से ये थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि इसमें बिना मुकदमा दायर किए, बिना वाद दायर किए डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है और पार्टीज़ को कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और कोर्ट के बाहर ही वो मामले जो हैं सुलझाए जा सकते हैं। ये कई तरीक़ों से किया जा सकता है ना, जो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से वो तरीके हैं, मतलब वे इसके टाइप्स हैं। तो टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें तो एडीआर कम खर्चीला और कम समय लगाने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जो डिस्प्यूट को सॉल्व कराता है। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ आई होंगी कि बेसिकली एडीआर में होता क्या है। तो देखो, कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोर्ट के बाहर भी रिजॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि ट्रेड से रिलेटेड है ना, व्यापार से रिलेटेड कोई मसला हो गया, या आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको ज़रूरी नहीं कि आप कोर्ट में जाके केस फाइल करके लंबा प्रोसीजर फॉलो करो और फिर जजमेंट का यहाँ पे वेट किया जाए। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे मामलों में ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं कोर्ट के बाहर भी इनको सेटल किया जा सकता है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्रिमिनल केसेस के लिए एडीआर सिस्टम यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ सिविल केसेस में होता है। तो एडीआर सिस्टम एक ऐसा वैकल्पिक न्याय प्रणाली होती है जिसमें विवाद को कोर्ट के बाहर जल्दी, सस्ते और सरल तरीके से सुलझाया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट भी दिया हुआ है।
है ना। देखो जब हम बैकग्राउंड में देखेंगे तो हम इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये प्रणाली समय, धन और प्रयास हर चीज़ को मतलब बचत करती है, और इसमें जो औपचारिक न्याय प्रक्रिया है उसकी तुलना में बहुत ही सरल है, लचीली है, मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबल प्रोसीजर यहाँ पे अपनाया जाता है। तो यहाँ पे पार्टीज़ के सामने ऑप्शन होते हैं कि चाहे वो आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने मैटर को सॉल्व करे, चाहे मीडिएशन के, चाहे कंसिलिएशन के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एक एक करके टॉपिक्स को समझेंगे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और वैसे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा हार्ड लगता है, बट जब हम इसको एक एक टॉपिक करके अलग अलग वीडियोज़ में समझेंगे तो आपको, मैं ये आशा करती हूँ कि आपको लास्ट तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली यानी जो आर्बिट्रेशन का तरीका है, जैसे जब हम एडीआर में मान लो दो पार्टीज़ हैं, उनको अपना कोई मैटर, कोई डिस्प्यूट सॉल्व करना है और उन्होंने आर्बिट्रेशन चूज़ कर लिया, आर्बिट्रेशन है ना, आर्बिट्रेशन उन्होंने चूज़ किया, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, एक मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे, और दोनों पार्टीज़ क्या करती है, अपनी बात उसके सामने रखती है, और इसमें पार्टीज़ की कन्वीनियंस, उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना, और डिस्कशन से बातचीत करके यहाँ पे निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप इंट्रोडक्शन से क्लियर हो गया होगा कि एडीआर सिस्टम में होता क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड की। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो थोड़ा सा हमें देखना है कि यहाँ पे देखो एडीआर का जो सिस्टम है वो इंडिया के लिए बिल्कुल भी नया सिस्टम नहीं है। पहले भी एडीआर वाली चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी पहले टाइम से। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, बस हमें थोड़ा सा इतना जानना है कि जो एडीआर सिस्टम है वो इंडिया के लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि बहुत पुराने टाइम से ये सिस्टम इंडिया में है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे किस चीज़ से गवर्न होता है एडीआर सिस्टम या आपका आर्बिट्रेशन वगैरह, तो ये गवर्न होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो यहाँ पर ये जो एक्ट है ये यहाँ पर चल रहा है, और इसी एक्ट से पूरा एडीआर सिस्टम जो है वो यहाँ पे गवर्न होता है, जिसको हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से गवर्न होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इससे पहले जब 1996 का एक्ट नहीं था, मतलब इससे पहले भी देखो एक्ट थे यहाँ पर, ऐसा नहीं था कि 1996 का जो एक्ट था वो पहला एक्ट था आर्बिट्रेशन के लिए, नहीं। इसके लिए इंडिया में पहले क्या होता था, पहले आर्बिट्रेशन एक्ट होता था 1940, तो 1940 में एक अधिनियम बनाया गया था। इसके अलावा एक और भी यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें थी जिनसे आर्बिट्रेशन का प्रोसेस देखा जाता था, तो वो था मध्यस्थ प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन अधिनियम 1937। ये दूसरा था जिसको यहाँ पर मतलब इस चीज़ को गवर्न किया जाता था, ठीक है ना। ये किस एज उसका था, ईयर का, ईयर थोड़े ध्यान रखने हैं। जैसे पहला 1940 का था, उसके बाद 1937 का आ गया मध्यस्थता प्रोटोकॉल कन्वेंशन अधिनियम। इसके बाद आता है विदेशी पंचाट अनुशंसा एवं प्रवर्तन अधिनियम 1961। इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन अवार्ड रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट। तो ये कुछ चीज़ें थी, मतलब ये कुछ 3 इस तरीके के एक्ट जो थे वो यहाँ पर चल रहे थे इंडिया में, और इनसे पूरा एडीआर सिस्टम चलता था। बट उसके बाद क्या हुआ, 1996 में एक एक्ट बना दिया गया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, जो अभी भी आपके एग्जाम्स में आता है, और इसी के अंदर से यहाँ पे एडीआर सिस्टम जो है हम पढ़ते हैं, जो भी इसमें सेक्शंस वगैरह दिए गए हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1996 के एक्ट की, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आदर्श मध्यस्थ विधि यानी यूएन सिट्रल मॉडल लॉ पर ये पूरा का पूरा एक्ट आपका बेस है, ठीक है ना। अब देखो इस एक्ट की ज़रूरत क्यों हुई, मतलब क्या नीड थी, क्योंकि देखो दुनिया में बदलती हुई व्यापारिक गतिविधियाँ, जो भी मतलब एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको देखते हुए ऐसी ज़रूरत महसूस की गई कि जो पहले वाले एक्ट में नहीं थी। मतलब पहले वाले एक्ट में वो सारी चीज़ें नहीं थी, तो चेंज जैसे जैसे हुआ, टाइम टू टाइम जैसे जैसे चेंजेस होते गए, उसके साथ एक नए एक्ट की ज़रूरत महसूस होने लगी एडीआर सिस्टम के लिए। और यहाँ पर उसको मतलब बहुत ज़्यादा चेंज भी करना था और अपडेट भी करना था। जो पुराने एक्ट में जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही 1940 के जो एक्ट था हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट, और उसके बाद के जो 2 एक्ट जो हमने अभी देखे 1937 एंड 1961, तो इन 2 के बाद उस टाइम जो एडीआर सिस्टम था वो इंडिया को उस टाइम पे यहाँ पे गवर्न हो रहा था। अब उन सबको रिपील करके 1996 का फाइनली एक एक्ट लाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। और ये हमने देख ही लिया है कि यूएन सिट्रल मॉडल लॉ पर, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, यूएन सिट्रल मॉडल लॉ। ये हिंदी में इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आदर्श माध्यस्थम विधि, यानी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ये एक्ट बनाया गया है, और ये 22 अगस्त 1996 को ये फोर्स में आया,
ठीक, तो ये इसका छोटा सा बैकग्राउंड था जो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एडीआर जो सिस्टम इंडिया में जो गवर्न हो रहा है वो किस एक्ट से हो रहा है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से ये गवर्न हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की, कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जो एडीआर सिस्टम है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और इस सिस्टम में मतलब किस तरीके के फ़ायदे हमें होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो समय की बचत, मतलब जो टाइम लगता है कोर्ट में, आप अगर एकदम सिंपली आप केस फाइल करो और केस फाइल करने के बाद न जाने उसमें कितना टाइम लग जाता है ना, कितने ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं, तो जजमेंट आने में भी काफ़ी सालों लग जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि एडीआर सिस्टम में समय की बचत होती है ना, क्योंकि देखो कोर्ट में जब देखते हो आपके वर्षों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं मुकदमे चलने में, लेकिन इसमें क्या होता है कुछ ही दिन या कुछ ही हफ्तों में उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, अब मान लो उन्होंने क्या किया कि जो भी टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे अभी एडीआर के, उसमें एक टाइप्स है आर्बिट्रेशन का। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्बिट्रेशन चूज़ किया कि हम अपना मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन से सुलझाएंगे। अब उन्होंने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया और उसके बाद वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए उस आर्बिट्रेटर को सौंप दिया। अब वो क्या करेंगे, उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे और फाइनली जो है वो अपना अवार्ड देंगे। अवार्ड हो गया उनका डिसीजन, जैसे कोर्ट के डिसीजन को हम जजमेंट कहते हैं, है ना, ऐसे ही यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन देता है उसको अवार्ड कहते हैं, और हिंदी में पंचाट। जब आप एडीआर पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि कहीं कहीं पर देखो पंचाट शब्द लिखा होता है, तो पंचाट का मतलब होता है अवार्ड, जो भी आर्बिट्रेटर वगैरह देते हैं, जो डिसीजन देते हैं। तो इससे क्या होगा कि टाइम की बचत होगी, जितनी जल्दी डिस्प्यूट सॉल्व होंगे उतनी ही जल्दी जो पार्टीज़ होंगी उनका जो टाइम लगना था एक्स्ट्रा वो सब नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है धन की बचत। अच्छा, अदालतों की तुलना में जो आपका एडीआर सिस्टम है इसमें शुल्क कम लगता है, मतलब जो पैसे हैं वो कम लगते हैं, जिससे आम जनता को आर्थिक राहत मिलती है, मतलब एक तरीके से उनको इकोनॉमिकल अगर देखें तो रिलीफ मिलता है। उन्हें इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती जितना उनको कोर्ट फीस में चुकाने में लगता है, और वैसे भी और चीज़ों में भी उनका बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। नेक्स्ट आता है गोपनीयता। तो यहाँ पे एक इसका एडवांटेज ये भी माना जाता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि विवादों को निजी रूप से यहाँ पे हल किया जाता है। दो पार्टीज़ हैं, अब दो पार्टीज़ हैं तो उनकी आपस में बातचीत करा के या कोई और तरीके से उस मसले को सुलझाया जाता है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है, जिससे जो पार्टीज़ की जो छवि है, उनकी जो इमेज है वो बिल्कुल सिक्योर रहती है। नेक्स्ट आता है मित्रवत समाधान, मतलब एक तरीके से फ्रेंडली यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो कठोर निर्णयों के स्थान पर मतलब कैसे कि ऐसा कोई जजमेंट नहीं आएगा कि मतलब डिसीजन नहीं आएगा जिससे कि दोनों पार्टीज़ के कोई भी इनकन्वीनियंस हो दोनों पार्टीज़ को, बल्कि उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक तरीके से अच्छा समाधान निकाला जाता है, और ये देखा जाता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं उसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। एक तरीके से फ्रेंडली सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला जाता है, और पारस्परिक रूप से एक दूसरे से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मतलब हाँ, संतोषजनक समाधान यहाँ पे जो है वो पॉसिबल हो। तो इस तरीके से यहाँ पे निकाला जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों में प्रभावी व्यापार अनुबंध और निवेश। तो यहाँ पे जैसे देखो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके समाधान के लिए एडीआर सिस्टम प्रणाली जो है वो एक व्यवहारिक उपाय है, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो अगर इस तरीके का कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे कि कोई ट्रेड से रिलेटेड हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, या कोई निवेश वगैरह से, इन्वेस्टमेंट वगैरह से अगर कोई इस तरीके का डिस्प्यूट हो गया तो वो एडीआर से सुलझाए जा सकते हैं। कानूनी सहायता के बिना समाधान। अब इस सिस्टम में कई बार क्या होता है कि इसमें देखो एडवोकेट्स की ज़रूरत नहीं होती, आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट किया जाता है और वो ही सारे समाधान जो है यहाँ पे निकालते हैं, और यहाँ पे आम जनता जो है वो बिना डर के हिस्सा ले सकती है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे कानूनी सहायता, लीगल एड के बिना यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं जो हमें एडीआर सिस्टम में मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स की, कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो सिस्टम है उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यों मतलब इस चीज़ को अपनाया जाता है, और ये सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे जो इंडिया में है वो गवर्न हो रहा है। वो तो हमने देख ही लिया कि 1996 के से ये गवर्न हो रहा है, जो एक्ट बना हुआ है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। बट किस ऑब्जेक्ट से इसको बनाया गया, किस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर एडीआर सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो सबसे पहले त्वरित न्याय देना, यानी स्पीडी जस्टिस। तो सबसे पहले जो इसका उद्देश्य है वो है, देखो भारत की अदालतों की अगर हम बात करें, यहाँ के अगर हम कोर्ट्स की बात करें, तो लाखों ऐसे पेंडिंग केसेस पड़े हैं जिनको न जाने कितने साल हो चुके हैं, सालों तक केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं अदालतों में। और इस सिस्टम में क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट यही है कि जो पार्टीज़ हैं वो आपसी सहमति से डिस्प्यूट को कम समय में सुलझा सकें। उनके बीच में जो भी मुद्दा है, जो भी डिस्प्यूट है, उसको वो कम से कम समय में
सुलझा सकें और जल्दी से उनको स्पीड जो भी मतलब तेज़ी से जो भी उनको जस्टिस मिलना है वो तेज़ी से मिल सके, है ना, उनको स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड हो सके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे जाती हैं। अब इसमें ना केवल उन्हें जल्दी राहत मिलती है बल्कि सोसाइटी में न्याय के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट था एडीआर सिस्टम का। नेक्स्ट है न्यायालयों पर बोझ को कम करना। किस चीज़ को, मतलब जो केसेस के बोझ हैं कोर्ट पे पड़े हुए हैं तो उनको रिड्यूस करना। तो रिड्यूसिंग बर्डन ऑन कोर्ट्स। तो देखो जो भी हमारा, जैसे हम देखते हैं कि जो कोर्ट्स हैं, जो कोर्ट्स में बढ़ते हुए मामलों के बोझ हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो हमारा जो जुडिशियल प्रोसीजर चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा धीमा होने लगा है। तो अगर मान लो कुछ मसले ऐसे हैं जिनको हम एडीआर सिस्टम से सुलझा सकते हैं और अगर पार्टीज़ यहाँ पे एडीआर को चूज़ करती है कि उनमें से जो भी टाइप्स है उसमें से किसी एक तरीके से उन्हें अपना मैटर सुलझाना है, तो इससे क्या होगा, कोर्ट पे जो अदालतों पे जो बोझ है मुकदमों का वो कम हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट है कम लागत में न्याय सुनिश्चित करना, कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस। जैसा कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है कि लागत कम लगे, जो भी मुकदमे सुलझाने हैं, जो भी मसले सुलझाने हैं, जो भी डिस्प्यूट सुलझाने हैं, उसमें देखो क्या होता है कि कोर्ट में अगर हम केस लड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ना, समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, पैसा खर्च होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ना तो देखो ज़्यादा फीस लगती है, ना ही लंबा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो ये जितने भी मतलब गरीब लोग हैं या जो सामान्य नागरिक हैं उनके लिए सस्ता न्याय प्राप्त करने का एक साधन हम इसको मान सकते हैं। आपसी संबंधों को बनाए रखना, प्रिजर्विंग रिलेशनशिप। यहाँ पे आमतौर पर क्या होता है कि जो न्याय प्रक्रिया है, जो हम अपना जुडिशियल सिस्टम देखते हैं उसमें क्या होता है कि विवाद बढ़ते हैं, जबकि एडीआर सिस्टम में समाधान जो है वो आपसी समझ और बातचीत से निकलता है कि कैसे हमें इस मसले को सुलझाना है। जो भी फैमिलीज़ डिस्प्यूट हैं, सोसाइटी से जुड़े हैं या जो हमारे ट्रेड या बिजनेस से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं, वहाँ पे क्या होता है कि रिलेशंस बने रहते हैं। तो एडीआर सिस्टम का ये अगला ऑब्जेक्ट था कि इस तरीके से हमको बना के चलना है। गोपनीयता बनाए रखना, वही मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब इस प्रणाली में क्या होता है कि व्यक्तिगत और निजी ये दोनों तरीके की होती है, जिससे कि विवाद की जानकारी यहाँ पे पब्लिकली नहीं होती, मतलब सार्वजनिक नहीं होती वो चीज़। कुछ चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही गोपनीयता तरीके से किया जाता है। जन सुलभ और सरल प्रक्रिया, यानी बहुत ही एसेसिबल और सिंपल चीज़ें यहाँ पे अपनाई जाती हैं। न्यायालयों की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, औपचारिक भी होती है, लेकिन इसमें ये प्रक्रिया अगर हम इसकी बात करें तो ये सरल है, लचीली है और आम जनता के लिए सहज है। इसमें तकनीकी कानूनी प्रावधानों की अपेक्षा कम होती है। तो ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी आपका एडीआर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अभी हमने एडवांटेजेस देखे, एडवांटेजेस के साथ साथ हमें ऑब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि एडीआर के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, कितने टाइप्स का होता है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडीआर सिस्टम, यानी कि जो हमारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो टॉपिक है, इसके अंदर जो तरीके से दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है या विवादों को सुलझाया जाता है, वो सुलझाने के तरीके कितने हैं, मतलब किन तरीक़ों से उस डिस्प्यूट को पार्टीज़ अपने मसलों को सुलझा सकती है। तो यहाँ पे कई सारे तरीके हैं, पार्टीज़ चाहे तो इनमें से कोई भी एक तरीका चूज़ कर सकती है। जैसे सबसे पहले है आर्बिट्रेशन, सेकंड है मीडिएशन, थर्ड है कंसिलिएशन, फोर्थ है नेगोशिएशन यानी कि वार्ता जिसको हम बातचीत भी कहते हैं, और उसके बाद आता है लास्ट में लोक अदालतें। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं और ये पांचों ही तरीके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लो आप एलएलबी में हो और आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि जैसे हमें एडीआर सिस्टम के बारे में लिखना है, तो हमें उसके टाइप्स भी पता होने चाहिए कि किन तरीक़ों से एडीआर सिस्टम में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है। तो एक एक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि और इनमें फ़र्क क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन की, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्टिव तरीका माना जाता है एडीआर सिस्टम में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। अगर मैं बात करूँ आर्बिट्रेशन की, तो इसमें क्या होता है कि एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। आर्बिट्रेटर है ना, किसको, आर्बिट्रेटर को, जो क्या होते हैं, जो उनको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यस्थ। और आर्बिट्रेटर ही उस मसले पर पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट हुआ, उन्होंने अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना चाहा और उन्होंने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया। आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके वो अपना डिसीज़न उनको देते हैं, अपना डिसीज़न नहीं, अपना मसला, अपना डिस्प्यूट उनको सौंपते हैं और फिर वो डिस्प्यूट पर अपना डिसीज़न देता है जो आर्बिट्रेटर होते हैं। और उनका डिसीज़न क्या होता है, बाइंडिंग होता है, मतलब दोनों पार्टीज़ पे बाध्यकारी होता है। पार्टीज़ को उनका जो ये डिसीज़न है वो मानना ही मानना होता है।
ज़्यादातर आर्बिट्रेशन जो मैकेनिज्म होता है वही यूज़ किया जाता है। अगर हम इन सारे सिस्टम्स की बात करें, कि इन सारे टाइप्स की बात करें, तो ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं वो आर्बिट्रेशन को ही अपनाती हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है कि कमर्शियल डिस्प्यूट हो गए या इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट हो गए, लेबर जो श्रम से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ना, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें आर्बिट्रेशन को फॉलो किया जाता है। आर्बिट्रेटर का रोल यहाँ पे कोर्ट जैसा होता है। ठीक, और वो अपना जो भी डिसीज़न देते हैं पार्टीज़ को उसको मानना पड़ता है। अगर बात करें सिर्फ आर्बिट्रेशन की, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा एक्ट है, जो इंडिया में एडीआर सिस्टम को और इस चीज़ को गवर्न कर रहा है 1996 का, उसका नाम ही शुरू हो रहा है आर्बिट्रेशन से, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन। तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में कि मध्यस्थता या मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996। तो 1996 का जो अधिनियम है वो आर्बिट्रेशन, उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन जो है वो एक तरीका है और ये इस चीज़ को गवर्न करेगा ये एक्ट। अगर पार्टीज़ कंसिलिएशन को चूज़ करती है तो वो भी आपका इस एक्ट में साफ लिखा हुआ है और इसके बारे में इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मीडिएशन के बारे में अगर नहीं दिया गया है तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम एक्ट देखते हैं ना, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, तो बेसिकली ऐसा लगता है कि एक्ट जो है इन दोनों चीज़ों के लिए बनाया गया है। तो आर्बिट्रेशन सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव यहाँ पर माना जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक आर्बिट्रेटर की यहाँ पे मतलब नियुक्ति होती है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके वही अपना डिसीज़न देते हैं। तो और ये जो डिसीज़न देते हैं वो क्या कहलाता है, पंचाट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक ट्रिब्यूनल देखो यहाँ पे बनाया जाता है, ट्रिब्यूनल जो भी यहाँ पे अवार्ड देता है वही इसका डिसीज़न होता है। अवार्ड को हिंदी में बोलते हैं पंचाट। तो जो इनका डिसीज़न होगा वो पंचाट कहलाएगा। ठीक, और उस पंचाट का, उस अवार्ड का वही लीगल इफ़ेक्ट होता है जैसे कोर्ट की डिक्री का होता है। कोर्ट जैसे डिक्री देता है ना, और उसका जो इफ़ेक्ट होगा वही इफ़ेक्ट सेम उस डिसीज़न का होगा या उस अवार्ड का होगा जो आर्बिट्रेटर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आता है मध्यस्थता। ये इसका सेकंड टाइप है, मध्यस्थता, और इसको बोलते हैं मीडिएशन। ठीक, मीडिएशन में भी देखो एक जो बिल्कुल निष्पक्ष थर्ड पार्टी को नियुक्त किया जाता है, और यहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उनके बीच में बातचीत वो करवाता है, जो मीडिएटर होता है, और समाधान को सुलझवाता है। और उसका जजमेंट यहाँ पे देखो, जो भी जजमेंट तो नहीं, हम इसको डिसीज़न बोल सकते हैं, जो भी वो डिसीज़न देता है वो बाध्यकारी यहाँ पे नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि आर्बिट्रेशन में तो जो वो भी डिसीज़न देंगे वो बाइंडिंग होता है पार्टीज़ के ऊपर, बट यहाँ पे मतलब उसका बाइंडिंग नहीं होता। तो एक तरीके से जो मीडिएटर होता है इसका रोल जो है वो प्रोएक्टिव नहीं होता, इसका रोल एक तरीके से रेफरी की तरह होता है। किसका, मीडिएटर का। जैसे आर्बिट्रेशन में तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, यहाँ पे मीडिएटर को अपॉइंट किया जाता है। तो इसका जो रोल होता है वो रेफरी की तरह होता है, जो पार्टीज़ के ऊपर एक तरीके से ये चीज़ छोड़ देता है कि बताओ अब क्या करना है। एक तरीके से इसका रोल ऐसा होता है। मीडिएटर पार्टीज़ के बीच में बात कराता है लेकिन अपना डिसीज़न इम्पोज नहीं करता। जैसे आर्बिट्रेटर कहता है ना, जो उसने डिसीज़न दे दिया वो पार्टीज़ पे बाइंडिंग होगा, बट मीडिएशन में ऐसा नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें, जो बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं या एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ होते हैं, उनमें मीडिएशन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिलिएशन। जैसे कि हमने देखा कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ये हमें बताता है 1996 का कि इसमें जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो मोस्टली आर्बिट्रेशन के लिए और कंसिलिएशन के लिए दिए गए हैं। तो कंसिलिएशन, जिसको हिंदी में सुलह भी कहते हैं, इसमें क्या नियुक्त किया जाता है, इसमें कंसिलिएटर को नियुक्त किया जाता है। इनके नाम से ही निकल कर आए हैं। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर, मीडिएशन में मीडिएटर एंड कंसिलिएशन में कंसिलिएटर। तो कंसिलिएटर को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि कंसिलिएशन, जब सुलह कराई जाती है दो पार्टीज़ के बीच में अपने डिस्प्यूट को लेकर, तो वो उसमें हस्तक्षेप भी करता है। कौन, सुलह करता, हिंदी में क्या बोलेंगे, सुलह करता। तो वो यहाँ पे प्रोएक्टिव भी होता है, उनके मुद्दे में इंटरवेंशन भी करता है। लेकिन मीडिएटर ऐसा नहीं कर रहा था जैसा अभी हमने देखा, और ना ही उसका डिसीजन बाइंडिंग था। वो सब कुछ पार्टीज़ पे छोड़ रहा था कि बताइए क्या करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस सिस्टम में वो क्या करता है, जो कंसिलिएटर होता है, मतलब जो सुलह करा रहा है दो पार्टीज़ के बीच में, वो सजेशन देता है पार्टीज़ पर, पार्टीज़ को सजेशन देता है, और इनका जो सजेशन होता है वो पार्टीज़ पे बाइंडिंग नहीं होता है। किसका, कंसिलिएटर का। ये सिर्फ मदद करता है पार्टीज़ की कि किस तरीके से उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है।
ठीक, ये वैसे एक एक्टिव रोल प्ले करता है और कुछ सॉल्यूशन देता है कि डिस्प्यूट को किस तरीके से सुलझाना है। और ये जो कंसिलिएशन का मैकेनिज्म है, मतलब ये जो तरीका है सुलह का, ये यूज़ किया जाता है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में, है ना, और साथ ही लेबर नेगोशिएशन में। अगर श्रम से रिलेटेड कोई बातचीत चल रही है तो उसमें ये तरीका अपनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वार्ता की, बातचीत, सीधा रास्ता, नेगोशिएशन। दोनों पार्टीज़ यहाँ पे क्या होता है, खुद मिलकर किसी भी थर्ड पार्टी के इशू को रिजॉल्व करती है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी से। और यहाँ पे क्या होता है कि मेथड जो है वो ज़्यादातर बिजनेस डील्स और जो हमारे पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनमें यूज़ होता है, जो नेगोशिएशन वाला है, वार्ता जिसको बोलते हैं। और साथ ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो मान लो जैसे दो लोग हैं, उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो आपस में बैठकर उसका हल निकालेंगे। कैसे हल निकालेंगे? बातचीत से हल निकालेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगोशिएशन की बात हो रही है, तो बातचीत से पार्टीज खुद ही सॉल्व कर लेती है। इसके बाद आता है लोक अदालतें। लोक अदालतें जिसको हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं, जनता की अदालत भी इसको कहा जाता है, और ये भी एडीआर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे टाइप माना जाता है और एक अच्छा रास्ता माना जाता है एडीआर सिस्टम से किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। लोक अदालतें जो है यहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं किस तरीके से? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, 1987 का जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है उसके तहत ये गवर्न होती हैं। लोक अदालतें संचालित किससे होती हैं? इस एक्ट से होती हैं। इस एक्ट का नाम आप चाहो तो याद कर सकते हो। लोक अदालतों में सिविल केसेस जो कंपाउंडेबल हो, जिनमें समझौता हो सकता हो, वो सब सुलझाए जाते हैं, ठीक, मतलब कंपाउंडेबल का मतलब ये जिनमें समझौता होने योग्य जो हो, बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के हैं वो लोक अदालतें नहीं सुलझाती। लोक अदालतों में ऐसे ही मैटर सॉल्व होते हैं। लोक अदालतें एक ऐसा मंच होती हैं, एक ऐसा फोरम होती हैं जो आपसी समझौते से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं, और इनके डिसीजन भी बाइंडिंग नेचर के होते हैं और इनमें टाइम और समय भी कम लगता है। तो ये हमने देखे कि 5 टाइप हैं एडीआर सिस्टम के और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट माना जाता है या सबसे ज़्यादा जो पार्टीज़ रिकमेंड करती हैं वो होते हैं आर्बिट्रेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। लोक अदालतें काफ़ी आजकल मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं क्योंकि कोर्ट के देखो बोझ को कम करती हैं ये चीज़ें, है ना। कोर्ट पे जैसे दिन प्रतिदिन केसेस पेंडिंग रहते हैं और सालों लग जाते हैं किसी भी केस के फैसले को आने में, तो एक तरीके से ये जो सिस्टम है हमारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है आज के टाइम में। तो इनमें से कोई भी एक तरीका अगर अपनाया जाता है तो वो एडीआर सिस्टम के अंदर आता है, और ये तरीके जो हैं वो कम खर्चीले होते हैं, समय भी कम लगता है, टाइम, और इसके साथ ही पक्षकारों को, जो भी पार्टीज़ होती हैं, उनको जल्दी जस्टिस प्रोवाइड होने की आशा होती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एडीआर हमने आज से स्टार्ट कर दिया है अपना ये सब्जेक्ट, और जो भी हमारे आर्बिट्रेशन का या कंसिलिएशन या जो भी आगे इसके टॉपिक्स आएंगे वो सब एक एक वीडियो में करके डिस्कस करेंगे, ठीक। इंटरप्रिटेशन मैं करा चुकी हूँ। इसके अलावा जो भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, और इसी तरीके से एक एक करके सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो यही आशा रहती है कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।